बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम बहुत ही ज्वलंत समस्या की चर्चा करेंगे और वो समस्या है दहेज। दहेज की समस्या के से आप सभी लोग रूबरू हैं, इसलिए हम बात यहाँ से शुरू करें कि दहेज प्रथा जो है प्राचीन काल से चली आ रही है। लेकिन जिस समय ये प्रथा चली थी उस समय जो दहेज है वो स्वेच्छा से माता पिता के द्वारा नव दंपति को उनके उपहार स्वरूप दिया जाता था। जनक ने अपनी पुत्री सीता का जब विवाह किया तो उन्हें अनेक आभूषण, जवाहरात और बहुमूल्य वस्तुएं दी। ब्रह्म विवाह में बच्चों, जैसा आपको पता ही है कि पिता वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कन्या का विवाह योग्य वर के साथ करता था। 13वीं और 14वीं सदी में दहेज का प्रचलन राजपूत काल से प्रारंभ हुआ और इसके बाद जो है अच्छे अच्छे परिवारों में अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप दहेज की मांग प्रारंभ कर दी लोगों ने। बाद में प्रथा आम हो गई, सामान्य हो गई और आज हम देख रहे हैं कि ये स्थिति नासूर बनती जा रही है। आज की स्थिति में उच्च कुल, उच्च शिक्षा, उच्च व्यवसाय और इसके साथ ही साथ नौकरी और धनाढ्य परिवार वाले वर को प्राप्त करने के लिए कन्या के माता पिता वर को अधिकाधिक दहेज देने की तैयार हो जाते हैं। शिक्षा और सामाजिक जागरूकता बढ़ने के साथ साथ दहेज प्रथा जहाँ कम होनी चाहिए, बल्कि उसका क्या हो गया, अब प्रचलन अत्यधिक उग्र रूप धारण करता जा रहा है। आज ये जो समस्या है वो नासूर बन गई है। अब आवश्यकता इस बात की है बच्चों कि इसको हमें दूर करना होगा, लोगों में जागरूकता लानी होगी, तभी जाकर ये समस्या कम हो सकती है। आज आपको पता है कि लड़कियों के विवाह को अति दुष्कर माना जाता है। हिंदू समाज में एक विशेष रूप से कन्या का विवाह, जैसा अपन जानते हैं कि एक अनिवार्य संस्कार है और इस विवाह के माध्यम से अनेक ऋण, पुरुषार्थ और आश्रमों की पूर्ति की जाती है। इसलिए प्राचीन काल में विवाह से संबंधित वर पक्ष एवं कन्या पक्ष एक दूसरे को समान समझते थे और विवाह को बराबर का कर्तव्य मानते थे। जहाँ लड़की वालों को आवश्यकता है वर की, वहीं वर को भी वधू की आवश्यकता है। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ व्यवस्थित या यूँ कहें कि सामंजस्य बनाकर चलते थे। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वर पक्ष स्वयं को अब उच्च मानने लगा है, बराबर की जगह, और उस उच्चता के नाम पर वो राशि, वस्त्र, आभूषण आदि प्राप्त करने के लिए डिमांड करने लग गया, मांग करने लगा है, जिसे आज दहेज का नाम दिया जा रहा है। बच्चों, वास्तव में दहेज वह धन संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी जाती रही है और अब ये जो है समाज के सामने एक चुनौती बन रही है। अल्तेकर ने कहा है कि हिंदू समाज के लिए उचित समय है कि वह इस दहेज की दूषित प्रथा को, जिसने अनेक अबोध कन्याओं को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया, समाप्त कर दे। अल्तेकर ने कहा कि वास्तव में संपूर्ण नारी जाति इस समस्या से त्रस्त है। अनेक कन्याओं के लिए यह एक जानलेवा रोग है। अतः आज दहेज की समस्या से निपटना अति आवश्यक है। अब हम बात करेंगे बच्चों दहेज की परिभाषा की। सबसे पहले हम बात करेंगे फेयर एंड चाइल्ड की। फेयर चाइल्ड कहते हैं, फेयर चाइल्ड की किताब का नाम आप लिखना चाहो तो लिख लेना या पढ़ लो, मैंने दिया है इसमें आपको, डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें इन्होंने कहा कि दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता अथवा निकट के संबंधियों के द्वारा दी जाती है। मैक्स रेडिन ने कहा, साधारणतः दहेज वह संपत्ति है जो एक पुरुष विवाह के समय अपनी पत्नी या उसके परिवार से प्राप्त करता है। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में दहेज को परिभाषित इस तरह से किया गया कि दहेज का अर्थ कोई ऐसी संपत्ति अथवा मूल्यवान निधि है जिसे विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से एक पक्ष को
अथवा विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के माता पिता अथवा अन्य किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे पक्ष अथवा उसके किसी व्यक्ति को विवाह के समय, विवाह के पहले या विवाह के पश्चात विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में दी हो अथवा देना स्वीकार किया हो, वह क्या कहलाता है? दहेज कहलाता है। तो अब आपको समझ आ गई बात कि दोनों पक्षों में से, क्योंकि कहीं पर वो मातृसत्तात्मक परिवार है और कहीं पर पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं, इसलिए इस डेफिनेशन को इस ढंग से दी गई है। चार्ल्स फिनिक ने कहा, चार्ल्स फिनिक की किताब है डिक्शनरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, इसमें इन्होंने दहेज को अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि दहेज वे बहुमूल्य वस्तुएं जो किसी भी पक्ष के संबंधी विवाह के लिए प्रदान करें, दहेज कहलाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सारी जो परिभाषाएं हैं उनमें दहेज निरोधक अधिनियम की जो परिभाषा है, जो लगभग जो लोकसभा के द्वारा 1960 में दी गई है, सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो चुकी हैं कि वर मूल्य हो या कन्या मूल्य हो, दोनों ही जो है दहेज की अंतर्गत आते हैं। इस परिभाषा में दहेज को विवाह की एक आवश्यक शर्त के रूप में माना गया है और मध्यम एवं उच्च वर्ग में दहेज कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है, लेकिन हिंदू समाज में कुछ जातियों में दहेज वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को भी दिया जाता है, जहाँ पर कन्याओं की संख्या कम हो। तो बच्चों, इसके साथ ही हम कहेंगे कि दहेज की प्रथा प्राचीन समय से चली आ रही है, और जब दहेज, मैंने आपको पहले ही कहा कि स्वेच्छा से दिया जाता था। अंत में हम ये कहेंगे कि हिंदू जो दहेज प्रथा है, इसमें सबसे बढ़िया जो बात मैंने आपको बता दी वो 1960 के अधिनियम की करी। अब इसके बाद हम बात करेंगे दहेज प्रथा के कारण। वे कौन से कारण हैं जिनके कारण दहेज प्रथा कुप्रथा में परिवर्तित हुई, जिसके मायने बदल गए हैं। तो उसके कारणों में सबसे पहला कारण है कुलीन विवाह। हिंदू समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह अपने से उच्च कुल में करना चाहता है, और कुलीन परिवारों की संख्या कम हो और उनमें लड़कों की मांग अधिक होने के कारण वर पक्ष की ओर से अधिक दहेज की मांग की जाती है। कन्या पक्ष को योग्य वर प्राप्त करने के लिए अधिक दहेज देना पड़ता है। एक बेसिक कारण तो ये है। दूसरा है बाल विवाह। बाल विवाह भी दहेज प्रथा का ही एक कारण कहा जा सकता है। समाज में बाल विवाह के प्रचलन के कारण लड़कियों को अपना जीवन साथी चुनने का अवसर प्राप्त नहीं होता था, न ही विवाह के समय लड़की की योग्यता थी। अतः वर पक्ष की ओर से दहेज की मांग की पूर्ति कन्या पक्ष का दायित्व बन गया। तीसरा जो कारण हो सकता है वो है विवाह संस्कार की अनिवार्यता। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि हिंदू समाज में विवाह को एक अनिवार्य संस्कार माना गया है। कन्यादान के बाद ही गृहस्थ हिंदू समाज में विवाह जो है, एक गृहस्थ को ऋण से मुक्ति मिलती है। विवाह की इस मान्यता ने वर पक्ष को अत्यधिक दहेज की मांग के लिए उकसाया है, प्रोत्साहित किया है। कभी कभी माँ बाप अपनी शारीरिक रूप से असक्षम बेटी के लिए भी अधिक दहेज देकर वर प्राप्त करते हैं, अर्थात शारीरिक दृष्टि से कहीं कोई कमी हो उसमें, तो उसके लिए भी माँ बाप क्या करते हैं, ज़्यादा दहेज देकर लड़के को राजी कर लेते हैं विवाह के लिए। इस प्रवृत्ति ने भी क्या किया है, दहेज को प्रोत्साहित किया है। नेक्स्ट है महंगी शिक्षा। बच्चों, इस बात से तो आप अच्छे से अवगत हैं कि आज शिक्षा प्रणाली भी दहेज का कारण बनी है। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के कारण व्यक्ति अपने पुत्र को ऋण लेकर भी उच्च शिक्षा प्राप्त कराता है, विदेशों में भेजते हैं। बाद में उस लड़के को जब उस लड़के की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति ऊंची हो जाती है और विवाह के क्षेत्र में उसकी मांग बढ़ जाती है, जिसके कारण लड़की के माता पिताओं में कंपटीशन बढ़ जाता है कि कौन इससे विवाह कर ले। तो इस तरह से ये भी एक समस्या है कि महंगी शिक्षा होने के कारण उस शिक्षा का प्रतिफल प्राप्त करने के लिए दहेज स्वरूप लड़की के माँ बाप को प्रताड़ित किया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा का प्रदर्शन। बच्चों,
वर्तमान समय में स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने की एक प्रथा भी चल रही है, जिसमें संबंधियों व रिश्तेदारों की दृष्टि में अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचा बनाए रखने के लिए दहेज दिया जाता है और दहेज लिया भी जाता है। खास करके संयुक्त परिवारों में उनकी लड़की को उच्च प्रतिष्ठा मिल सके, इसलिए कुछ लोग अधिक मतलब जितनी क्षमता है उससे भी अधिक दहेज देते हैं और पुत्र के विवाह में उतनी ही फिर क्या करते हैं, डिमांड भी करते हैं कि हमने अपनी लड़की की शादी में इतना किया है तो ये तो हमारी प्रतिष्ठा है और हमें इतना तो चाहिए। नेक्स्ट है धन का महत्व। आज के समय में धन का महत्व बढ़ जाने के कारण धन ही व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा का मापदंड बन गया है। ऊंची ऊंची भव्य इमारतें, कार व अन्य अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित मकान को देखकर लड़की वाले अच्छे से अच्छे का चयन करते हैं और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप उतना ही दहेज भी जुटाते हैं। आपने बहुत सारे ट्रक और गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ देखा होगा, दुल्हनी दहेज है, लेकिन अब ये सामाजिक मूल्य परिवर्तित हो गया है। अब धन जिसके पास है वो ही सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित है। नेक्स्ट है औद्योगिकरण का प्रभाव। बच्चों, औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रवृत्ति ने भी दहेज को उकसाया है। व्यावसायिक गतिशीलता में वृद्धि हो जाने के कारण अब परिवार के लोग अपने मूल निवास से दूर दूर जाकर रहने लगे हैं, जिसके कारण अपनी जाति में वर का चुनाव करना एक दुष्कृत्य बन गया है, क्योंकि बिना जान पहचान के रिश्ते आपको पता है नहीं होते हैं। और ऐसी स्थिति में जहाँ जान पहचान है उसका फ़ायदा ये वर पक्ष उठाते हैं और दहेज की अधिक डिमांड करते हैं। ठीक है। और अंतिम जो बात है वो है सामाजिक प्रथा। दहेज का प्रचलन आज एक सामाजिक प्रथा बन गया है और व्यक्ति अपनी पुत्री के विवाह में दहेज देता है और पुत्र के विवाह में बदले में प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दहेज का एक ये चक्र चल रहा है और इस चक्र ने क्या किया है, समाज को प्रताड़ित किया है, खास करके लड़की को और लड़की के पेरेंट्स को। ऐसा माना गया है या यूँ कहे हम ऐसा देखते भी है कि लड़की के विवाह के समय लोग दहेज को बुराई के रूप में मानते हैं और जब खुद के पुत्र की विवाह होता है तो उनकी मान्यताएं बदल जाती हैं। कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो इस तरह से हम ये वाली बात कहेंगे आज। और आज के लिए बच्चों इतना ही है। कल हम करेंगे दहेज प्रथा के दुष्परिणाम। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल।